प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपको जो बात समझाने का प्रयास करेंगे वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं क्रांतिक कोण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए, आप सभी जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी मूल दिशा से कुछ विचलित हो जाती है, जिस कारण से उसका अभिलंब के साथ जो कोण होता है आपतित किरण का, वो अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण से भिन्न होता है। जबकि परावर्तन में दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। लेकिन इसमें आपने देखा ये आपतित किरण थी, जब ये इधर आपतित होती है तो I बराबर R, जब विरल से सघन में जाती है यानी I लेस देन होता है R के, अपवर्तन कोण के। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। लेकिन अगर यही किरण सघन से विरल में जा रही है, ऐसे अगर यही किरण विरल से, ये सघन है और ये क्या है, विरल है, तो अगर ये किरण जो है ये सघन से विरल में जा रही तो ये जो है इस दिशा में अभिलंब से दूर हट जाती है। आप जानते हैं R हो गया, I हो गया। तो ऐसी कंडीशन में I क्या होता है, R से छोटा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण छोटा हो जाता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। लेकिन विरल से जब सघन में जाता है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही चर्चा करेंगे कि एक प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे आप, एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है तो क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। और यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाता है, क्रमशः बढ़ता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपतन कोण का मान कुछ एक निश्चित मान के बराबर हो जाता है तो हमारी जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ ठीक 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी अपवर्तन कोण अब की बार 90 डिग्री हो जाता है। यानी जो अपवर्तित किरण हैं वो दोनों माध्यमों के संपर्क तल के स्पर्श रेखीय हो जाती है। देख रहे होंगे आप, ऐसी आई तो आगे बढ़ने के बजाय इस इधर को चली गई, ये स्पर्श रेखीय हो गई, टेंजेंशली हो गई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। इसी का नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये जो कोण है C, जहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण दोनों संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय दिशा में निकल रही है, स्पर्श रेखीय दिशा में अपवर्तित हो रही है, टेंजेंशली जो है रिफ्रैक्टेड हो रही है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम जानते हैं कि सघन से जब विरल में जाती है आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, या यूं कहें अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और एक निश्चित आपतन कोण पर जो अपवर्तन कोण होता है ठीक 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। यानी जो अपवर्तित किरण होती है दोनों माध्यमों के संपर्क तल, जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों माध्यम, वहाँ पर क्या होती है, अपवर्तित किरण स्पर्श रेखीय दिशा में निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस घटना को हम बोलते हैं, जहाँ पर ऐसा होता है उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
और दूसरी मज़े की बात, यदि हम इस क्रांति कोण से और आगे जो है आपतन कोण का मान बढ़ाएं, तो अब ये जो अपवर्तित किरण जो अभी स्पर्श रेखा में चल रही थी, अभी ये स्पर्श रेखा में चल करके उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, वापस लौट आती, यानी परावर्तन की क्रिया होने लग जाती। और ऐसी कंडीशन में I बराबर R के बराबर हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये जो निश्चित कोण है जहाँ पर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों के संपर्क तल के लिए अलग अलग क्रांतिक कोण होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं, जैसे वायु व कांच के लिए जो C बराबर होता है, ये होता है, आपको याद रखना चाहिए, 41 डिग्री 49 मिनट। और ऐसे ही जल और वायु के लिए, वायु एवं जल के लिए, यानी पहला माध्यम कौन होगा यहाँ पर? कांच, और दूसरा माध्यम क्या होगा? वायु। पहला माध्यम कांच जो जल, और दूसरा माध्यम, क्योंकि सघन से विरल में प्रकाश की किरण को जाना है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर C बराबर जो होता है वो होता है 48 डिग्री 39 मिनट। तो ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो क्रांतिक कोण होता है वायु और कांच के लिए या वायु और जल के लिए, ये हमने आपको बताई। एक बात, दूसरी बात आती है कि पूर्ण अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, ये भी हम समझने का जरा प्रयास करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ये थी, और ये हमारी अपवर्तित किरण, ये अभिलंब था, और ये सघन माध्यम था हमारा, ये विरल था, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया था, और यहाँ पर ये C हो गया था। ये आपतित किरण थी और ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है। तो ये था। अब ये हमने पहला माध्यम मान रखा है यहाँ पर, ये क्या है? दूसरा माध्यम है। तो इस प्रकार से अगर मैं स्नेल के नियम को इसमें लगाऊं, स्नेल के नियम से, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R बराबर 1n2 होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन I की जगह हमारा क्या है? C है, साइन R की जगह साइन 90 हो गया, और 1n2 हो जाएगा ये। तो देखिए साइन C अपॉन 1 इज इक्वल टू 1n2, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, साइन C बराबर 1n2 हो जाएगा, या साइन C बराबर 1/2n1 भी हम इसको कह सकते हैं। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अच्छा, अगर देखिए ये माध्यम हमारा क्या है, मान लीजिए जल है या कांच है, मान लीजिए ये, और ये माध्यम कौन सा माध्यम है हमारा? वायु है। इसको G से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं। तो यही सूत्र हमारा क्या हो जाएगा तब? साइन C बराबर, देखिए, यानी 1/, ये क्या हो जाएगा? ANG, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ऐसा इस फॉर्मूले में हो जाना है, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो ऐसे हम इनको कर सकते हैं, ANG, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि ये जो लाल रंग होता है, लाल रंग, देखिए आप सब जानते हैं कि प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, और इसमें बैगनी से लेकर के
लाल रंग की तत्किरणें होती है। सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे ऐसे करके 7 रंग हो गए। और इन 7 रंगों के अपने अपने अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। आप देखिए, आप इसका कारण भी समझ सकते हैं कि भाई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या कारण है कि वो अपने पथ से विचलित हो रही है, ऐसी कौन सा गुण आ गए। तो पहले मैंने बता दिया, एक तो उसकी ऊर्जा चेंज हो जा रही है क्योंकि वेग चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या है कि अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, ठीक है। कांच के लिए लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। बैगनी रंग के लिए जो होता है, यानी NR भी कह सकते हैं इसको, और NV इजिकल टू सबसे अधिक, यानी बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का, वो सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ें हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमारे दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आपको समझना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम नहीं, कि उदाहरण। देखिए, ये घटनाएं हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, बहुत सारी जगह हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि जल में जब हम प्रश्नली रखते हैं या कोई कांच की चीज़ रखते हैं तो कभी कभी हमें वो चमकती हुई महसूस होती है। कुछ ऐसी कंडीशन कभी बन जाती है कि हमें वो चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। दूसरा, कहीं पर कांच जो है टूट जाता है, कांच क्रैक हो जाता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर जहाँ पर क्रैक होता है कांच, वहाँ पर आपको कांच जो है चमकता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, वहाँ पर चमकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे हीरे की जो चमक होती है या क्रिस्टल टाइप के जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो चमकदार होते हैं, तो वो सब जो है इसी के कारण होता है। या आप प्रयोगशाला में प्रिज्म देखते होंगे तो प्रिज्म की कुछ सतहें ऐसी होती हैं, नुकीले जो उसकी एड्ज होती है, किनारे होते हैं, जो वहाँ पर वो क्या होते हैं, चमकते हुए महसूस हमें होते हैं। तो ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका बनती है कि हमें दूर स्थान पर कोई भी चीज़ है, पेड़ है जो उल्टा दिखाई देता है ना, या कोई भी घर है उल्टा दिखाई देता है, तो ये मरीचिका बनती है रेगिस्तान में या ठंडे प्रदेशों में, तो वहाँ पर मरीचिका का कारण भी यही होता है। तो आदि आदि ये कई सारी चीज़ें होती हैं। या ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्टिक्स जो यूनिट है, ये आपका पहला चैप्टर था जिसको हमने आज समाप्त कर दिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इनको रिपीट कीजिएगा। और बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि बेसिक चीज़ें यहीं से स्टार्ट होगी तभी जा कर के आगे की चीज़ें हमारी कंप्लीट हो पाती। तो इनको ध्यान से समझिए, आप वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और अपने जो प्रॉब्लम है कमेंट से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझे अवगत कीजिएगा। तो आप सभी वीडियो देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रही होगी, तो आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप उत्साहवर्धन बनाते रहिए, हम आपके लिए निरंतर जो है प्रयत्नशील हैं आपके समस्या के समाधान के लिए। हर समय आपके साथ। धन्यवाद।